क्रीसेंट, देन हाफ मून, देन उसके बाद अगेन गिब्बस, अगेन अ जर्नी ऑफ 15 डेज। अगर ऐसा होगा तो अर्थ को हाफ मून दिखाई देगा, अगर ऐसा होगा तो हल्का सा यहाँ से फेंट येलो दिखाई दे रहा होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगा। फिर फर्दर और जाओगे तो हाफ मून होते होते आपको यहाँ मिल जाएगा बिल्कुल सर के ऊपर। सो सन पीछे रह गया, आप यहाँ पर अर्थ और ये है मून, ठीक है, अर्थ थोड़ा नीचे है। हेलो एवरीवन, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor, Yogita Dhami. So today, let's complete the one shot of chapter number 11 for class 8 science, that is keeping time with the skies. बेटे चैप्टर का नाम keeping time with the skies कुछ अजीब सा है ना, but here actually we are going to understand that how we can keep the track of the time with some repetitive pattern which are taking place in our celestial bodies. जो periodic motion होते हैं उनसे हम time का track कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट, बाद में जाके बिजी हो जाओगे, फटाफट से अभी लाइक का बटन हिट कर लो, जल्दी से लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, सब्सक्राइब द चैनल आल्सो, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। मेरे चैप्टर के फ्रंट पेज पे ये पिक्चर दी हुई है, लेट्स ऑब्जर्व इट। यहाँ पर जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उसको हमें आगे जाके डिटेल में समझना भी है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, काइट फ्लाइंग। इंडिया में काइट फ्लाइंग कब होती है, कब होती है? मकर संक्रांति के दिन, है ना। और मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट होती है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, सारे आंसर मैं थोड़ी बताऊंगी यहाँ पर। तुम लोग यहाँ के सिर्फ क्या कथा सुनने आए हो? नहीं ना। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। सो पॉज दिस वीडियो, टाइम के साथ कमेंट से मुझे आंसर बताओ कि मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट होती है, ठीक है। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। चलो, सो नाउ दीज पीपल दे आर फ्लाइंग द काइट, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भाई? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सनराइज, सन हो रहा, यहाँ पे सन है और साथ में यहाँ पे क्या दिखा उनको? मून, ठीक है। तो इनको दिख गया सन और मून साथ में इतना क्लोज। इज इट पॉसिबल? रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या? होता है। अब वो अलग बात है कि आप लोगों ने शायद उसको ऑब्जर्व न किया हो। आई डाउट किसने किया होगा। क्यों बेटा? सनराइज के टाइम पे उठना भी तो पड़ेगा ऐसे पैटर्न देखने के लिए, तो कैसे पॉसिबल है ना। बट डोंट वरी, यहां पर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमें फोकस करना है मून पे। सन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज जो क्लास 7 का 12th चैप्टर है वहां पर सन के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट मून फ्रॉम हियर। दिस वन क्या है? ये अंधेरी रात और ये चमकता चांद। व्हाट इज दिस? फुल मून। ये है आपका फुल मून, जिसको कि हम पूर्णिमा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। अब ये फुल मून हमको किसी एक दिन दिखाई देता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नाइट्स आएंगी तो वहां पर क्या होगा? धीरे धीरे इसका साइज आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। हम हिंदी में बोलते हैं कि चांद घट रहा है। अब टेक अ पॉज एंड थिंक, बेटा क्या मून का साइज चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। मून इज अ सेलेस्टियल बॉडी, उसका साइज का चेंज होता रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है ये जो चमकने वाला ब्राइट पोर्शन है। सो मून का जो ब्राइट पोर्शन जो हमें दिख रहा है अर्थ से, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। सो सब्सिक्वेंट नाइट में क्या होगा? ये इसका साइज यानी कि जो ब्राइट पोर्शन है उसका साइज धीरे धीरे कम होता रहेगा, अल्टीमेटली हाफ हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं हाफ मून। और फिर और धीरे धीरे कम होगा तो सी शेप का होगा, फिर हल्की सी फेंट लाइन, और उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कुछ नहीं दिखाई दिया मतलब मून चला गया ऑर्बिट छोड़ के? ऑफ कोर्स नॉट। यानी हमको वो बस ब्राइट पोर्शन, चमकने वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा। और इस यहां पर इस स्टेज में इसको क्या बोला जाता है? न्यू मून। क्लियर? नाउ फुल मून पता है, हाफ मून पता पड़ गया, न्यू मून ये रहा जहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब इस बीच में जो ये दूसरे शेप्स हैं, क्या इनका कुछ नाम है? यस बेटा, यहां पर इस वाले फेज में इसको बोला जाता है गिब्बस मून। बेटा गुब्बारे की तरह फूला हुआ है ना अभी भी, सो गिब्बस मून। और यहां पर ये सी शेप का दिख रहा है तो उसका नाम भी सी से शुरू होता है, क्रीसेंट मून। गिब्बस फेज, क्रीसेंट फेज, सारे नाम पता पड़ गए। नाउ अब ये कितना टाइम लेता है फुल मून से न्यू मून तक जाने में? 15 डेज। इसको हम फोर्टनाइटली बोलते हैं, है ना। सो पता पड़ रहा है भाई कि फुल मून से हाफ मून तक जाओगे सो 1 वीक, और फिर यहां हाफ मून से न्यू मून तक जाओगे तो नेक्स्ट 1 वीक, राइट। अब ये जो 2 वीक्स की जर्नी है इसको बोला जाता है वैनिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको? वैनिंग फेज। बेटा ये नाम 100% वाला है, पक्का एग्जाम में दिखाई देगा, या तो वैनिंग वाला या तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो। अब याद कैसे करें बेटा? वैनिंग इज राइमिंग विद यॉनिंग। मून को नींद आ रही है, सोने जा रहा है, वो गया सोने, सो गया,
है ना। सो मून यहां से आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपके लिए तो गायब ही हो गया, राइट। सो वैनिंग इज यॉर्निंग, मून गया सोने के लिए। सो फुल मून टू न्यू मून, क्लियर, ऐसे याद कर लो। नाउ अब न्यू मून के बाद क्या होगा, फिर से मून दिखाई देगा हमको, कैसे, पहले हल्के सा फिर सी शेप होगा, सो क्रीसेंट, देन हाफ मून, देन उसके बाद अगेन गिब्बस, अगेन अ जर्नी ऑफ 15 डेज। सो यहां से न्यू मून से अगर हाफ मून तक जाओगे तो 1 वीक अगेन, और फिर यहां से फिर से 1 वीक, राइट, करेक्ट। अब इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज वैक्सिंग फेज। न्यू मून से अगेन फुल मून तक का जो 15 डेज का ये फेज है, इसको बोला जाता है वैक्सिंग फेज। अब याद कैसे करें बेटा, यहां पर मून अपने आप को दोबारा फिक्स कर रहा है ना, यहां बिल्कुल खत्म हो गया था, अब दोबारा धीरे 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 फिक्स करके फुल मून तक जा रहा है। सो दिस इज फिक्सिंग यानी वैक्सिंग फेज। वैनिंग, यॉर्निंग, मून गया सोने, वैक्सिंग, फिक्सिंग, दोबारा से फुल हो गया, क्लियर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो नाउ आ जाता है यहाँ पर फेजेस ऑफ मून, दिस पिक्चर विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, ये फुल मून, यहां से ये 15 डेज की जर्नी, 1 वीक हाफ मून तक, नेक्स्ट वीक न्यू मून तक, राइट। क्या बोलते हैं 15 डेज की जर्नी को, वैनिंग। ये वाले कौन से मून है, गिब्बस, ये है क्रीसेंट। यहां पे आ जाओ, फिर से 15 डेज, इस पूरे फेज को बोलते हैं वैक्सिंग फेज, क्लियर। और फिर से यहाँ पर गिब्बस और यहाँ पे क्रीसेंट, वो तो पता ही है, ठीक है। नाउ अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लेट मी चेंज द पेन। नाउ फेजेस ऑफ मून को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, द चेंजिंग शेप ऑफ व्हाट, चेंजिंग शेप ऑफ मून लिख के आ गए ना तो 0 नंबर है बेटा। शेप मून का चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ब्राइट पोर्शन। सो द चेंजिंग शेप ऑफ ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अर्थ से देख रहे हैं। सो द चेंजिंग शेप ऑफ ब्राइट पोर्शन ऑफ मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज वी सी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। इजी है, चलो। नाउ सम टर्म्स दैट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। सबसे पहले वैनिंग पीरियड, बेटा वैनिंग पीरियड जहां पर वो यॉन कर रहा है, सो जा रहा है ना, तो न्यू मून से फुल मून से न्यू मून की तरफ। अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब कैसे याद करें भाई, वैनिंग को बोलते हैं कृष्ण पक्ष और वैक्सिंग को बोलते हैं शुक्ल पक्ष, है ना। अब याद करने का तरीका क्या है बेटा, कृष्ण पक्ष, अगर आपने थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ी हो तो कृष्ण भगवान, है ना, उनका जन्म कब हुआ था, वो अंधेरी रात में, है ना। अब बिल्कुल न्यू मून के दिन नहीं हुआ था, अमावस्या के दिन नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन अंधेरा था, राइट। और वैनिंग में क्या होता है, न्यू जो फुल मून है वो बिल्कुल डार्क यानी न्यू मून की तरफ जा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। Just you have to just put some logic, right? So waning period is the कृष्ण पक्ष period। कितने दिनों का होता है ये, 2 वीक्स का होता है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है टिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। कब तक श्रिंक होगा, जब तक कि मून दिखाई देना ही बंद हो जाए। और अल्टीमेटली आपको इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है न्यू मून, जिसको कि हिंदी में अमावस्या बोलते हैं, है ना। अ डे ऑन विच मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वैक्सिंग पीरियड। वैक्सिंग शुक्ल पक्ष, ठीक है। अगेन कितने दिन का, कितने वीक्स का, 2 वीक्स का। सो 2 वीक पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली यू विल गेट फुल मून, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, करेक्ट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लोकेटिंग द मून। अब लोकेटिंग द मून मतलब, अब कोई साइंस अगर नहीं पढ़ रहा होगा, बोले इसमें क्या पढ़ने की बात है भाई, स्काई में देखो ना, रात में जाके कहीं ना कहीं मून दिख जाएगा, अगर अमावस्या नहीं होगी तो, है ना। बेटा हम वो नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो ये जो मून है वो सेट कहाँ हो रहा है। हमको एक फिक्स टाइम पे देखना है कि स्काई में मून कहाँ दिख रहा है, ठीक है। समझते हैं, देखो, सी द मून एट सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सनराइज ऑन सक्सेसिव डेज। आपको मून को ऑब्जर्व करना है किसी एक फिक्स टाइम पे। अब यहां पर दिया हुआ है लेट्स से सनराइज के टाइम पे, तो करके देखते हैं, है ना। देखो, सो दिस इज सनराइज। सनराइज कहां पर होता है, ईस्ट में होता है। सो ईस्ट में सनराइज हो रहा है ना। अब मान लो ये ऑब्जर्वर, मान लो तुम लोग, है ना। अब नॉर्मल टेंडेंसी क्या है भाई, सनराइज यहां हो रहा है तो मून कहीं वेस्ट में सेट हो रहा होगा, है ना। और होता भी है कब, जब फुल मून होगा।
on full moon day, this is the moon will set opposite to the sun here, means westward. So ये west side है, यहां पर moon set हो रहा है. Clear? लेकिन you will be surprised after that, कुछ दिनों के बाद moon आपको shift होता हुआ मिलेगा towards the sun. मीन्स मान लो ये आपने देखा 6 o'clock किसी एक सुबह. अब नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब आप 6 o'clock सेम मून को देखने जाओगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगा. फिर फर्दर और जाओगे तो हाफ मून होते होते आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल सर के ऊपर हाफ मून. और फर्दर मूव करोगे तो क्रीसेंट मून जो है बिल्कुल सन के पास दिखाई देगा, सनराइज के टाइम पे. सो एक ही टाइम पे हम कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली. और क्या दिख रहा है, ये मून सेट धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है. पहले वो बिल्कुल वेस्ट में हो रहा था, फिर आपके हेड के पास है, अब यहाँ पे बिल्कुल सनराइज के पास है. ठीक है, अब ये रटने की जरूरत नहीं है. अभी रटने मत बैठ जाना कि भाई ये मून जो है फुल मून यहाँ सेट होता है फिर ये यहाँ दिखता है. नो, ये सब हम समझेंगे आगे. पहले हम सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन. भाई ये ऐसा हुआ क्यों? अब इसको समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेटा मून हमेशा हमेशा आधा ऐसा होता है जो डार्क में होता है और आधा ऐसा पार्ट होता है जो इल्यूमिनेटेड होता है. देखो समझते हैं. दिस इज बाउंसी बॉल. ये देखो यहाँ से एक तरह से डार्क मैंने ब्लैक इसको पेंट कर दिया है. ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर ये बोर्ड सनलाइट है और आप लोग ऑब्जर्वर हो अर्थ वाले. ठीक है, अब मून की पोजीशन समथिंग लाइक दिस. अब मून अगर इस वाला ये वाला फेस अगर सनलाइट की तरफ, ये सन इस पे फॉल हो रही है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट इल्यूमिनेट करेगा. और ये जो आपकी तरफ है भाई, यहाँ तो लाइट ही नहीं फॉल हो रही है ना, तो ये आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगा. तो इस यहाँ पर आपको पहले क्या समझना है कि हमेशा हर सिचुएशन पे मून आधा पूरा इल्यूमिनेटेड होगा और आधा हमेशा डार्क में होगा. कोई डाउट है इसमें? ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप का है तो आधे पे लाइट पड़ेगी भाई, आधे पे नहीं पड़ेगी. ऐसा ही हमारे अर्थ में भी होता है, आधी जगह डे हो रहा होता है, आधी जगह नाइट हो रहा होता है ना. कोई डाउट नहीं है. नाउ उसके बाद मेन चीज क्या है यहां पर, हाउएवर द पोर्शन ऑफ मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इल्यूमिनेटेड पार्ट. भाई मून आधा इल्यूमिनेटेड है आधा नहीं है, दैट इज नो डाउट. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इल्यूमिनेटेड पार्ट, फुल इल्यूमिनेटेड पार्ट ही अर्थ की तरफ हो, यानी तुम्हारी तरफ हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ, ये जो डार्क वाला पार्ट है सिर्फ वही आपकी तरफ हो, ये भी जरूरी नहीं है. ये ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसा होगा तो अर्थ को हाफ मून दिखाई देगा. अगर ऐसा होगा तो हल्का सा यहाँ से फेंट येलो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये क्रीसेंट शेप में आ जाएगा. अगर कुछ ऐसा होगा इस टाइप का तो हल्का सा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है और बाकी इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रहा है, तो गिब्बस फेस ये भी हो सकता है. राइट, तो वो उसका ओरिएंटेशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन, उस पर डिपेंड करेंगे फेजेस ऑफ मून. ठीक है, अब कैसे वो समझना है हमें. चलो देखो. सो व्हेन वी सी द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन, जब हमको पूरा चमकता हुआ चांद दिखाई देता है तो इसका मतलब वो उस टाइम पे पूरी तरह अर्थ को फेस कर रहा है. ठीक है, कैसे? हियर लेट्स हैव अ लुक. लेट अस एक्सप्लोर वन एक्टिविटी फॉर यू. ये थ्योरेटिकल पार्ट है विच आई एम नॉट गोइंग टू रीड, वी विल अंडरस्टैंड डायरेक्टली फ्रॉम दिस डायग्राम. क्या करना है, यू हैव टू टेक वन सॉफ्ट बॉल, इंसर्ट वन स्टिक. नाउ दिस बॉल इज रिप्रेजेंटिंग मून. इसके बाद अंधेरी जगह पे जाना है, सामने एक बल्ब होना चाहिए. अगर नहीं है तो किसी से हेल्प ले लो, उनसे बोलो टॉर्च लाइट फ्लैश कर दो. सो द बल्ब और द टॉर्च लाइट विल बी रिप्रेजेंटिंग सन. नाउ यू हैव टू कीप दिस बॉल जस्ट अबव योर हेड एट 1 arm डिस्टेंस. एक हाथ का पूरा डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन सर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. ठीक है, नाउ योर हेड हियर इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ. यू आर द ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, सो दिस इज अर्थ. ठीक है, ये सेटअप हो गया. नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू मूव विद दैट सॉफ्ट बॉल 1 arm लेंथ एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. एक पूरा रोटेशन लेके आना है और आपको क्या देखना है, आपको पहले तो ये ऑब्जर्व करना है कि बॉल में किसी भी पोजीशन पे आप चले जाओ, हाफ ऑफ द बॉल विल ऑलवेज बी ब्राइट. बेटा देखो, सन सामने है सोर्स, अर्थ थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है. अब यहाँ पर है तो भी बॉल आधी तो चमक रही होगी, उसमें ब्राइट पोर्शन होगा, है ना. आप यहाँ पे चले जाओ तब भी तो सोर्स है ना. इधर चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी अर्थ थोड़ा नीचे है, तो सामने से लाइट पड़ रही है. सो आपको ये समझना है कि हाफ ऑफ द बॉल इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड इन ऑल द कंडीशन. आप देखो पिक्चर से पता पड़ रहा है, हर जगह पे ये वाला पोर्शन जो कि आपका सन के तरफ है, यानी बल्ब की तरफ है, वो हर जगह पर ब्राइट दिख रहा है. क्लियर? अब
अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग पोजीशन पे, इस पोजीशन को यहां से ये देखो, ये वाला आपका फुल मून वाली जगह है। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, यहां पर आपको कितना पार्ट इस बॉल का इल्यूमिनेटेड वाला दिख रहा है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। यहां पर बेटा इस पिक्चर से बेटर यहां से आपको समझ में आएगा। दिस लाइन डायग्राम वेरी वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, देखो हम यहां पर इसको समझने के लिए इसको ले लेते हैं फर्स्ट केस और इसको ले लेते हैं सेकेंड केस। पहले इन दोनों को समझ लो, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट केस को समझते हैं। बेटा फर्स्ट केस है यहां पर ए, ये ठीक है। सो सन पीछे रह गया, आप यहां पर अर्थ और ये है मून। ठीक है, अर्थ थोड़ा नीचे है, सो मीन्स सन से डायरेक्ट लाइट यहां पर बॉल पे पड़ रही है। क्लियर? अब बॉल का ये वाला पार्ट इल्यूमिनेटेड है और आईज ऑब्जर्वर की भी तो वहीं पर है। इसका मतलब आपको फुल सर्किल दिखेगा इल्यूमिनेटेड वाला। ये कंडीशन क्या है बेटा? ये कंडीशन है फुल मून की, राइट? तो फुल मून यहां पर आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर की आई भी वही हाफ पार्ट देख रहे हैं जो कि इल्यूमिनेटेड है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया इतना? नाउ अब यहां से आपने टर्न लिया और आप चले गए ई पोजीशन पे, यानी सेकंड वाले केस पे। अब सेकंड वाला केस बेटा ये है, ये ऑब्जर्वर सामने सन। अब सन पे, सन से जो बॉल है उसके कौन से पार्ट पे लाइट पड़ेगी? ऑब्वियसली यहां वाले पार्ट पे। लेकिन ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है डार्क वाला पार्ट। तो ये कौन सा दिन है बेटा? ये है न्यू मून डे, राइट? सो दिस इज द न्यू मून डे। और क्यों न्यू मून डे? क्यों यहां पे हमको डार्क दिख रहा है? क्योंकि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो बिल्कुल चला गया है बैक साइड में, ऑब्जर्वर से बैक साइड में। अंडरस्टूड? इजी है इतना? नाउ अब यहां पर एक और चीज का आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया। बेटा हमने अभी देखा था जहां पर हमने सनराइज के टाइम पे मून कहां होता है ना? ये देखा था। तो सनराइज के टाइम पे हमको जो फुल मून था वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिला था ना। अगर सनरेज यहां पर है तो आपका फुल मून बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे था, राइट? ये क्या है? ये न्यू मून है और न्यू मून के पास ही क्या है? क्रीसेंट मून है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई क्रीसेंट मून सन के पास क्यों था, सनरेज के पास? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, अब पहले क्रीसेंट मून को समझ लेते हैं। देखो ये तो बता बढ़िया भाई, ये हाफ मून, ये वाला हाफ इल्यूमिनेटेड, ये हाफ इल्यूमिनेटेड सब जगह पर। ठीक है, अब जब हम इस डायरेक्शन में हैं, यहां से ये वाली पोजीशन अब यहां आ चुके हैं, तो जब यहां आए हैं तो आइज के रेस्पेक्ट में हम कितना पोर्शन देख रहे हैं? ये वाला। तो अब ये देखो, ये है आपका इल्यूमिनेटेड पोर्शन, छोटा सा पाई, राइट? तो ये है आपका क्रीसेंट मून। ठीक है, अब यहां पे जरा जी वाली पोजीशन पे आ जाओ, तो ये है जी पोजीशन। जी पोजीशन में हाफ पोर्शन जो इल्यूमिनेटेड है उसका ये वाला पाई दिख रहा है, ये, और थोड़ा डार्क वाला, तो बिल्कुल हाफ हाफ है। तो यहां पर हमको एग्जैक्टली क्या दिखता है? हाफ मून। तो हाफ मून ऑब्जर्वर के बिल्कुल सर के ऊपर है ना? आपका फुल मून बिल्कुल सन रेज के अपोजिट डायरेक्शन में था, हाफ मून बिल्कुल सर के ऊपर था और क्रीसेंट मून सन के पास था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टूड? फर्दर अब यहां पे आ जाओ, अगेन हाफ, लेकिन ऑब्जर्वर की नजर इस डायरेक्शन पे है। तो आप देख लो, ये वाला पोर्शन लाइट वाला, ये गिब्बस मून। अंडरस्टूड? सो व्हाई दिस ऑल फेजेस आर देयर? बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन। ये ओरिएंटेशन ही तो है, अलग अलग जगह वो जा रहा है ना? अलग अलग जा रहा है तो ऑब्जर्वर को अलग अलग दिख रहा है, बस। गॉट इट? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। और यहां पर कोई चीज सन से दूर क्यों है, सन के पास क्यों है, कौन सा फेज मून का, वो भी आपको पता पड़ना चाहिए। इसी वजह से, ओरिएंटेशन की वजह से होता है। क्लियर? चलो, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। बेटा यहां पर ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच करके पूरे फेज दिए हुए हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच वन आउट ऑफ दीज विल बी विजिबल नियर सन at the time of sunrise? At the time of sunrise near sun, which of these will be visible? तो आपको पता है कि क्रीसेंट मून दिखाई देता है, लेकिन कौन सा? बेटा क्रीसेंट मून दिखाई देता है कौन सा? आपका वैनिंग वाला क्रीसेंट मून दिखाई देगा। तो ये है आपका डी, दिस वन, दिस इज द आंसर। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, एफ क्यों नहीं है? बिकॉज यहां से ई से, ये न्यू मून है ना, न्यू मून से फुल मून तक की जर्नी को बोला जाता है वैक्सिंग पीरियड, राइट? वैक्सिंग फिक्सिंग। और वैक्सिंग पीरियड का मून मेनली दिखाई देता है सनसेट के टाइम पे।
सनसेट के टाइम पे बेसिकली वैक्सिंग मून दिखाई देता है, सनराइज के टाइम पे वैनिंग मून दिखाई देता है। तो सनराइज अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आपका आंसर डी होगा। अंडरस्टूड? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी विजिबल एट द वेस्ट साइड एट द टाइम ऑफ सनराइज? ए। क्लियर? सो इस टाइप के आपको आंसर यहां पे करने आने चाहिए। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर अ स्टेप फर्दर। बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे स्टेप फर्दर डाइव डीपर दिए हुए हैं, सो यू कांट इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग। सो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बताई हुई है, दिस दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूंगी आपको कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो स्टेप फर्दर क्या बताया हुआ है। द मून फेजेस डू नॉट हैपन ड्यू टू द अर्थ शैडो। बेटा मून के जो फेजेस हमने देखे वो क्यों हो रहे थे? दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज सन, मून एंड अर्थ। यहाँ पर अर्थ की शैडो का कोई रोल नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है जिनको साइंस के बारे में नहीं पता कि अर्थ की शैडो शायद मून पे पड़ती होगी, इसीलिए उसका जो ब्राइट पोर्शन है वो कम ज्यादा होता रहता है ना। लेकिन अभी हमें क्या पता पड़ा? द फेजेस ऑफ मून अकर ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर फेजेस ऑफ मून? ठीक है, हमें एक और चीज क्या पता पड़ी? शैडो ऑफ अर्थ इज नॉट द रीजन फॉर द फेज ऑफ मून। क्लियर? लेकिन शैडो का कहीं और किसी और फेनोमेनन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड व्हाट इज दैट फेनोमेनन? बेटा दैट इज इक्लिप्स। हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुना है आपने? यस। तो उस ग्रहण में शैडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है हियर लूनर इक्लिप्स। अब पहले तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, इन दोनों वर्ड्स को समझो। बेटा लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? जब जो मून है वो ढक जाए अर्थ की शैडो से। अर्थ की शैडो जब मून पे पड़ती है वो बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है, उसको बोला जाता है लूनर इक्लिप्स। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब हमको दिन के टाइम पे सूरज दिखाई न दे, जो सन है उसके सामने कोई एक डार्क सा सर्कल बन जाए, दैट इज एक्चुअली द मून, राइट? तो उसको बोला जाता है सोलर इक्लिप्स। गॉट इट? नाउ so lunar eclipse can happen only on a full moon day and solar eclipse can happen only on a new moon day. अब मैं इसको समझाती हूँ आगे जाके, अभी रटो मत। ठीक है, आगे देखो। But they do not occur every month because of the small tilt of moon's orbit with respect to the earth's orbit around the sun. बेटा इस चीज को समझने के लिए आपको ये ओरिएंटेशन समझ में आना चाहिए। पहली बात, जो मून का ऑर्बिट है वो हल्का सा टिल्टेड है, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं है, देखो हल्का सा टिल्टेड है ना। तो जब अर्थ और मून इस जगह पर होंगे, ऑर्बिट अर्थ रिवॉल्व करती है ना अराउंड द सन, तो जब अर्थ यहां पर होगी तो उस टाइम पे ऐसी कंडीशन ही नहीं मिलती कि जो मून की शैडो है वो अर्थ पे पड़ जाए या अर्थ की जो शैडो है वो मून पे पड़ जाए। दिख रहा होगा आपको, है ना? ये जो शैडो है ऊपर से निकल गई, अर्थ की शैडो ये ऊपर से निकल गई, तो शैडो एक दूसरे पे फॉल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये यहां पर होंगे इस वर्टिकल स्ट्रिप में, तो देखो, तो बेटा यहाँ पे अर्थ की शैडो पड़ेगी, देखो मून पे कवर कर रही है, और मून अगर यहाँ पर है तो वो भी उसकी शैडो भी यहाँ पर देखो सीधे अर्थ पे पड़ सकती है ना? सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवरी टाइम व्हेन दिस फुल मून और न्यू मून अकर, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं कि इक्लिप्स हो जाए। इक्लिप्स होने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है फॉर दैट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब डिटेल में ही समझना नहीं है आपको, अभी यहाँ पर बस इतना पता होना चाहिए। नाउ अब ये क्यों लिखा हुआ है कि लूनर इक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन फुल मून डे एंड सोलर इक्लिप्स कैन हैपन ओनली ऑन अ न्यू मून डे? देखो ये पिक्चर यहाँ पर क्लास 7th की है। ठीक है बेटा, क्लास 7th वाले बच्चे ये लूनर और सोलर इक्लिप्स डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर 8th क्लास पढ़ने आएंगे। अब तुम 2025-26 वाले बच्चे थोड़े डिवाइड हो गए, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब हम डिटेल में ही पूरा इक्लिप्स नहीं पढ़ने वाले हैं, बस ये समझो कि यहाँ पर जो ये सोलर इक्लिप्स है उस दिन न्यू मून क्यों है और लूनर इक्लिप्स के दिन फुल मून क्यों है, बस। ठीक है, देखो यहाँ पर मून की शैडो इस एरिया पर पड़ेगी, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको सामने सिर्फ मून दिखाई देगा, सन पूरा कवर हो चुका है, राइट? अब ये ब्लॉक कर दिया मून ने सन को, दिस इज सोलर इक्लिप्स, राइट? अब ये न्यू मून डे है कि नहीं है? यस। क्यों? बिकॉज बेटा ये वाला पार्ट वो है जो सनलाइट को रिसीव कर रहा है, राइट? और ये डार्क पार्ट है जो कि ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है ना? तो ये न्यू मून वाला डे है, तो न्यू मून डे के दिन ही सोलर इक्लिप्स हो सकता है। यहां पर आ जाओ, ये ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने क्या देखा? अर्थ थोड़ा सा नीचे है, तो मून पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, तो ये ब्राइट पोर्शन है ये वाला, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होगी।
सो दिस इज फुल मून, राइट। अब फुल मून था लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज होता रहा और एकदम से वहां पर इक्लिप्स शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थ अब आ गई है इस लाइट, जो सनलाइट मून पे फॉल हो रही थी उसके बीच में, है ना। तो अब जो अर्थ की जो शैडो है वो मून पे पड़ रही है, तो मून अब यहाँ पर जो येलो चमकता है उसकी जगह रेड दिखेगा, वो लाल वाला, है ना। तो ये जो लूनर इक्लिप्स है वो सिर्फ फुल मून के दिन ही होता है। अंडरस्टूड? सो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली फुल मून और न्यू मून समझा रही थी। इक्लिप्स कैसे हो रहा है छोड़ दो उसको, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर वन मोर स्टेप फर्दर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है बेटा? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मून राइज कभी भी सेम टाइम पे नहीं होता। अब क्यों नहीं होगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। वेरी इजी। देखो बेटा, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर ने आज मून को ओवरहेड देखा, हाफ मून है, ओवरहेड दिखा एक पर्टिकुलर टाइम पे। टाइम ले लेते हैं, लेट्स से 4 PM। तो शाम को 4 बजे आज इसने यहाँ पर जहाँ भी एक पर्टिकुलर जगह पे वो खड़ी थी, यहाँ पर इसको मून दिखाई दिया। अब इसने बोला अब मैं कल आके फिर से मून देखूंगी और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब कल आएगी तो कल कैसे आता है? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा रोटेट कर जाती है ना। सो 24 आवर्स के बाद, यानी कि एक फुल रोटेशन के बाद ये नेक्स्ट डे यहाँ पर आई, 4 o'clock भी हो गया लेकिन मून नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया बेटा? क्योंकि जो 24 आवर्स में अर्थ ने अपने एक्सिस पे रोटेट किया, उतने टाइम में मून भी तो मूव हुआ। मून का क्या एक फिक्स जगह पे रहता है? नो, मून इज ऑल्सो ऑर्बिटिंग, राइट, दो इट इज ऑर्बिटिंग स्लो। वो फुल ऑर्बिट एक कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 29.5 डेज लेता है ना। तो लेकिन कुछ तो अपनी जगह से मूव किया होगा। सो जो मून उसको कल यहाँ दिखाई दिया वो अपनी जगह से खिसक के यहाँ पहुंच चुका है ना। तो आज अगर उसको अपने सर के ऊपर मून देखना है तो उसको वेट करना पड़ेगा। कितना? ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का। सो आज उसको अगर अपने सर के ऊपर मून देखना है तो उसको ऑलमोस्ट दिखाई देगा 4:50 PM पे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो कंसेक्यूटिव डे में अगर आप मून को देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के बाद मून राइज होता है। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट वी गॉट टू नो, जो ये फेजेस ऑफ मून हमने देखे, दीज आर रिपीटिंग देमसेल्फ इन अ पीरियोडिक मोशन, राइट। हमने देखा था 4 वीक्स में ऑलमोस्ट वो फेजेस ऑफ मून रिपीट हो रहे थे। अगर 4 वीक्स नहीं होते, प्रिसाइसली बोला जाए तो 29.5 डेज होते हैं, ठीक है। तो उतने में फेजेस ऑफ मून अपने आप को रिपीट करते हैं। सो पीरियोडिक मोशन। अब इसके अलावा और कौन से पीरियोडिक मोशन है जो हमारे स्काईज में हो रहे हैं? द मेन थिंग इज डे एंड नाइट इवेंट, जो किससे होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, पीरियोडिक मोशन। उसके अलावा अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यस, जिससे हमको ईयर मिलता है। सो ये सारे क्या हैं? ये पीरियोडिक मोशन है जो हमारे स्काईज में हो रहे हैं। अब हम इनसे टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो मूविंग टू द अनदर टॉपिक, हाउ डिड कैलेंडर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बेटा पहले के टाइम पे जब वॉच नहीं थी तो लोगों ने कैसे इन रिपीटिंग पैटर्न से टाइम मेजर करना शुरू किया? दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो सबसे छोटे यूनिट दे वर हैविंग इज डे। डे इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल इवेंट विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना। सो डे अ यूनिट टू मेजर द टाइम। कैसे? बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो डेली सनराइज हो रहा है, लोगों को पता है कि भाई कल फिर सनराइज हो जाएगा, सो एक दिन और गुजर गया, है ना, डे। अब ये डे जो कि 24 आवर्स का होता है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, हम कैसे मेजर करें? सनराइज से, सनसेट से, कैसे? बेटा इसको मेजर करने के लिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मीन सोलर डे। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पक्का दिखेगा। मीन सोलर डे में हम सन की हाईएस्ट पोजीशन को रेफर करते हैं। अब पहले तो हाईएस्ट पोजीशन क्या है वो समझो। बेटा हाईएस्ट पोजीशन कब होती है सन की? जब वो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है। ये देखो, ईस्ट सन राइज हुआ हमको अपेरेंट ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है ना। एक्चुअल में सनराइज नहीं होता, हम मूव करते हैं इसलिए अपीयर होता है। चलो जो भी है, सो सन अभी यहाँ से राइज हुआ और अब सर के ऊपर आ गया। सो दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन। इसके बाद तो सन नीचे जाना शुरू कर देगा वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सन की हाईएस्ट पोजीशन को रेफर करते हैं। डेफिनेशन पढ़ो। The average time that sun takes to go to the highest position in the sky on one day to the highest position in the sky on next day. बेटा आज के टाइम पे जो हाईएस्ट पोजीशन थी उस टाइम से लेके नेक्स्ट डे फिर से जब वो हाईएस्ट पोजीशन पहुंच जाएगा, इस ड्यूरेशन को हम बोलेंगे मीन सोलर डे। हमें क्लियर? नाउ हाईएस्ट पोजीशन की एक और खास बात भी तो होती है। हाईएस्ट पोजीशन में जब सन होता है तो उस टाइम पे शैडो सबसे शॉर्टेस्ट बनती है, नहीं बनती है? कई बार तो दिखाई नहीं देती। अगर आप ऐसे खड़े हो, सन बिल्कुल सर के ऊपर है तो शैडो दिखाई नहीं देगी, ऐसा लगता है पाँव के नीचे चलेगी,
है ना। सो यहीं पे हमको यूज करना है शैडो का। द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई मीन्स व्हेन द शैडो इज शॉर्टेस्ट। अब इस पे करनी है आपको एक एक्टिविटी। क्या करना है, फ्लैट ग्राउंड ढूंढना है, वहां पे बीच में एक स्टिक लगा देनी है और फिर बैठ जाना है धूप में अराउंड 11 o'clock। अब गर्मी में तो ये एक्टिविटी होगी नहीं, तो सर्दियों में हो सकती है आजकल। अब 11 o'clock में बैठने की जरूरत नहीं है, आप 11:45 से भी एक्टिविटी करोगे तो हो जाएगा। करना क्या है, 11:45 पे जब आप बाहर जाओगे तो आपको शैडो नोटिस करनी है। हर मिनट के बाद, एवरी मिनट के बाद आपको यहाँ पर जो शैडो बनी उसके टिप पे एक डॉट लगाते जाना है ऐसे, ठीक है। जब आप हर ऐसे टिप पे डॉट लगाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक ऐसा स्लांटिंग लाइन दिखाई देगी जो कि अंदर को जारी होगी। क्यों, क्योंकि शैडो छोटी होती जाएगी ना। फिर एक पॉइंट के बाद क्या आपको ऑब्जर्व होगा कि भाई अब शैडो बड़ी होती जा रही है ऐसे, राइट। तो ऐसे वी टाइप बना मिलेगा आपको। सो जो वो पॉइंट जहां पे शैडो शॉर्टेस्ट बनी, बस वही आपका क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन मिल गई। अब जिस टाइम पे आपको वो शैडो मिली वो हो गया हाईएस्ट पोजीशन, उस टाइम को नोट कर लो। फिर नेक्स्ट डे फिर से यही एक्टिविटी करनी है। फिर जिस टाइम पे आपको ये स्मॉलेस्ट शैडो मिली उस टाइम को नोट कर लो। बस आपको भरना है ऑब्जर्वेशन टेबल। हियर देखो 22 मार्च को मान लो आपने किया तो आपको मिला 12:20 पे, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सन। इसके बाद नेक्स्ट 23 मार्च को किया तो फिर मिला 12:20 पे। तो डिफरेंस कितना आया, 24 आवर्स का आया। फिर 24 मार्च को करा तो आपको मिला 12:19 पे, हो सकता है 12:21 पे भी मिले, है ना। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सो 23.59 हो सकता है, 24.01 ऐसे कुछ आपको मिलेगा। तो आपको ऑलमोस्ट एवरेज अगर निकालोगे तो आपको ये डे जो है वो 24 आवर्स का ही मिलेगा। सो द टाइम ऑफ सोलर डे इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। अंडरस्टूड। सो जो हमें मीन सोलर डे है इससे हम 24 आवर्स को प्रूव कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर। चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट नेक्स्ट, डे हमारा प्रूव हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मंथ। अब हम मंथ कैसे पता करेंगे, मंथ के लिए कौन सा पीरियोडिक मोशन होता है, मून का, अभी पढ़ लिया सारा, है ना। दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ मंथ। सो अ मून टेक्स अबाउट 29.5 days, नियरली अ मंथ टू साइकिल थ्रू ऑल इट्स फेज। अब बोलोगे मैम 31 days का भी तो मंथ होता है। अब ऐसे तो 28 days का भी होता है बेटा, लेकिन हम एवरेज में 30 days मान के चल रहे हैं, तो 29.5 अप्रॉक्स जा रहा है, सो हम मंथ मानते हैं, ठीक है। अ साइकिल ऑफ द फेज ऑफ मून इज द बेसिस फॉर अ मंथ, दैट इज द अनदर यूनिट टू मेजर द टाइम। हम इसी बेसिस पे, इंडिया में तो ये जो मून के फेज होते हैं इसी बेसिस पे मंथ मान लेते पूरा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, ईयर। ईयर हाउ मेनी डेज, 365 एंड 6 आवर्स, है ना ऑलमोस्ट। सो सन जो ये अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, कितना टाइम लेती है, 365 days and 6 hours ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउ द अर्थ अंडरगोज 1 cycle of season, ये इंपॉर्टेंट है। द अर्थ अंडरगोज 1 cycle of season ड्यूरिंग दिस टाइम। बेटा देखो मान लो दिसंबर, हम जानते हैं कि दिसंबर में ऑलमोस्ट सर्दियां शुरू हो जाती हैं, है ना। तो दिसंबर में सर्दियां स्टार्ट हुई, उसके बाद खत्म हो गई, फिर स्प्रिंग आया, फिर समर आया, फिर उसके बाद मान लो रेनी आया, ऑटम आया, फिर दोबारा विंटर्स आ गए, है ना। तो फिर दोबारा सीजन रिपीट होता है ना। तो ये सीजन के जो साइकिल रिपीट करती है, इससे भी पता पड़ता है कि 1 year पास हो गया। अंडरस्टूड। तो पहले के टाइम पे जो सीजन थे जब वो रिपीट होते थे उससे पता पड़ता था नया साल शुरू हो गया है, ठीक है। सो रिपीटिंग सीजन ऑल्सो गिव्स यू द आइडिया ऑफ 1 year। क्लियर। और ये सीजन रिपीट क्यों करते हैं, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन विद द टिल्टेड एक्सिस। अब डिटेल पढ़ना है तो क्लास 7th का वीडियो देखो, लिंक इज देयर, ठीक है, वहां समझाया हुआ है। चलो मूविंग अहेड। नाउ वी आर मूविंग फॉर कैलेंडर्स एंड सबसे पहले पढ़ना है लूनर कैलेंडर। लूनर इसका मतलब फेजेस ऑफ मून पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर द डे इज द शॉर्टेस्ट यूनिट, किसी भी कैलेंडर में डे ही होती है जो शॉर्टेस्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट हियर द मंथ इज नियरली 29.5 days एंड दिस मेक्स द डिफरेंस। जो नॉर्मल कैलेंडर होते हैं वहां पर 30 days, 31 days या 29 days का होता है मंथ। यहाँ पर सारे के सारे मंथ 29.5 days के हैं, ठीक है। अब इस पूरे कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं, 12 लूनर मंथ, यानी कि 12 मंथ तो हैं लेकिन 29.5 days के हैं। अब बेटा जो हमारे पास कैलेंडर है उसके हिसाब से कितने डेज में 1 year कंप्लीट होता है, 365 days एंड कुछ आवर्स। इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये ऑलमोस्ट मिलेगा आपको 354 days। यानी नॉर्मल कैलेंडर से ये 11 days शॉर्ट पड़ रहा है ना, दैट मेक्स द डिफरेंस। बस यहीं से ग्लिच आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो जो पहले एंशियंट टाइम पे लोग थे जिनके पास इतना गैजेट्स नहीं थे, तो
उनके लिए भाई एक साल कब खत्म हो रहा है, जब सीजन अपने आप को रिपीट कर दे, तो एक साल हो गया। और सीजन सिंक्रोनाइज किससे हैं बेटा? सीजन लूनर कैलेंडर से सिंक्रोनाइज नहीं है, सीजन होते हैं 365 डेज के हिसाब से, ठीक है। अब लूनर कैलेंडर को अगर देखो तो पहले साल में तो सारे सीजन ऑलमोस्ट आपको सेम लगेंगे, नेक्स्ट ईयर भी सिंक्रोनाइज लगेंगे, लेकिन 3-4 साल के बाद हर साल अगर 11 डेज शॉर्ट पड़ता जा रहा है लूनर कैलेंडर के हिसाब से, तो भाई 4 साल के बाद तो 1 मंथ से ज्यादा का गैप आ जाएगा ना, है ना। तो फिर सीजन प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो पाते लूनर कैलेंडर से। मींस मान लो अगर विंटर है जो दिसंबर में शुरू होनी चाहिए थी, फिर वो इस कैलेंडर के हिसाब से नवंबर में शुरू हो जाएगी या उससे भी पहले शुरू हो जाएगी, है ना। तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी फेमस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, in lunar calendar the season do not remain synchronized to the same lunar month in successive lunar year. Why? The reason is that the season repeats approximately in 365 days, but the lunar year is only 354 days long. Clear? अब पहले के टाइम पे या आज के टाइम पे भी देख लो बेटा, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द कंट्रीज, राइट। तो भाई कैलेंडर तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना सीजन के हिसाब से। सीजन का अगर अता पता ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, है ना। तो दैट्स व्हाई ये इतना फेमस नहीं हुआ। इसके बाद द नेक्स्ट वन दैट इज द सोलर कैलेंडर, दैट इज मोर फेमस बिकॉज इट इज अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लॉन्ग, ठीक है। देखो सोलर कैलेंडर में सबसे फेमस आता है द ग्रिगोरियन कैलेंडर दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। इसमें होता क्या है, in this Gregorian calendar some month have 30 days, others are 31 and February is only 28 days. ये 365 days और जो कुछ आ रहे हैं इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से मंथ्स को अलग अलग डेज का बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है लीप ईयर का। लीप ईयर का कंसेप्ट क्यों आता है यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर 365 डेज के अलावा 6 आवर्स भी तो हैं बेटा। दैट इज नॉट प्रिसाइसली 6 आवर्स, इट इज लेस देन 6 आवर्स, ठीक है। अब अभी 6 आवर मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो 6 आवर्स अगर हैं, हमारा 1 डे इज 24 आवर, राइट। तो 24 को अगर 4 से डिवाइड कर दो तो आपको 6 आवर मिल जाएंगे, है ना। तो एवरी 4 ईयर हमारा 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस 4th ईयर में हम लीप ईयर के नाम पर फरवरी में एक 1 डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। सो 29 डेज की हमारी फरवरी हो जाती है। सो लीप ईयर, करेक्ट। क्यों हो रहा है पता पड़ गया। देखो, द अर्थ टेक नियरली 365 days and 6 hours to complete 1 revolution around the sun. Now, these extra 6 hours add up to approximately 1 day in every 4 years. So, to adjust this, solar calendars add an extra day every 4 years using the concept of leap year. Am I clear? Now, अब बेटा जो लीप ईयर है ना, ये कैसे पता पड़ेगा हमें कोई चीज लीप ईयर है? अगर वो ईयर 4 से डिवाइडेड हो तो, जैसे कि 2024 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 0 and 4 6 24, दिस वॉज लीप ईयर। 2028 इसके बाद नेक्स्ट वो भी लीप ईयर होगा क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो अगर 4 से ईयर डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, क्लियर। लेकिन ये लीप ईयर का कंसेप्ट इतने पे खत्म नहीं होता बेटा, यहाँ पे बहुत सारे और भी इफ्स एंड दूसरे एक्सेप्शंस हैं। स्टेप फर्दर देखो क्या दिया हुआ है, द अर्थ टेक्स स्लाइटली लेस टाइम देन 365 डेज एंड क्वार्टर डे। मैंने आपको बताया था जो 6 आवर हम बार बार बोल रहे हैं वो 6 आवर नहीं होता, उससे लेस होता है ना। अब मान लो हमने हर 4 साल में वो 6 आवर मान के उसको 24 आवर बना के ऐड कर दिया 1 डे, लेकिन पूरा 24 आवर्स तो नहीं हुआ ना, उससे कम हो गया, है ना। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 24 आवर जो हम बार बार बना दे रहे हैं जो कि उससे कम है, वो पूरे कैलेंडर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो एवरी 100th ईयर होगा यानी जो सेंचुरी ईयर होगा उसको स्किप कर दिया, भाई वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 1700, 1800, 1900 ये सारे लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम, अब सारे ही सेंचुरी ईयर को अगर स्किप कर दिया जाए तो फिर हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो लैग कर जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, फिर 400 ईयर पे अगर होगा यानी 400 से ईयर डिविजिबल होगा तो फिर से उसको लीप ईयर बना दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम कितनी सारी चीजें हैं इसमें। देखो पहली चीज क्या बताई गई थी, इफ डिविजिबल बाय 4, इफ डिविजिबल बाय 4 तो लीप ईयर होगा, है ना। फिर नो 100 वाला ईयर, 100th ईयर यानी नो सेंचुरी ईयर। लेकिन इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 तो अगेन इट इज अ लीप ईयर। सो 4 से डिवाइडेड हो या 400 से डिवाइडेड हो तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा।
क्लियर? और सेंचुरी ईयर बाकी कोई भी नहीं होंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होल ग्रिगोरियन कैलेंडर। इतनी सारे चीजें करने के बाद हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्मूथ भी चला पा रहे हैं। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर वन मोर स्टेप फर्दर। बेटा इस पूरे पैराग्राफ में कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप शायद पहली बार पढ़ रहे होगे 2025-26 वाले बच्चे, ठीक है? अगले साल ये बच्चे पढ़ के आएंगे। सो इसलिए मैं आपको पहले उन टर्म को समझा देती हूँ सो दैट कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है? फटाफट खत्म हो जाएगा। देखो ये पिक्चर, ये क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर दिखा रखा है अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन विद टिल्टेड एक्सिस, अलग अलग मंथ्स में। अब ये पता होना चाहिए आपको कि सन के अगर लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ है तो ये दिसंबर मंथ चलेगा और राइट हैंड साइड में तो जून मंथ चलेगा। बस इतना पता कर लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो दिसंबर यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद मार्च, फिर 3 मंथ्स के बाद जून, फिर 3 मंथ्स के बाद सितंबर, फिर 3 मंथ्स के बाद दिसंबर, पूरा ईयर कंप्लीट। क्लियर? नाउ बेटा इन पोजीशन के कुछ नाम होते हैं। यहाँ पर मार्च 21st को बोला जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या मतलब है इस बात का? बेटा मार्च में स्प्रिंग होता है तो पता ही है ना? इक्विनॉक्स का मतलब है ऐसा दिन जिस दिन 12 आवर्स का डे हो, 12 आवर्स की नाइट हो, करेक्ट? और वो आपको मार्च और सिर्फ सितंबर में मिलेगा। 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स की नाइट, डायग्राम से भी पता पड़ रहा होगा। बिल्कुल हाफ अर्थ पे सनलाइट है और हाफ अर्थ में डार्कनेस है, करेक्ट? कब मिलता है ये? स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। कब होता है? 21 मार्च। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता क्या है, ठीक है? यहां पर मिलेगा ऑटम इक्विनॉक्स। ये क्या है फिर? बेटा यहां होते हैं सॉल्स्टिस, मतलब जून के महीने में एक ऐसा दिन होता है ना जिस दिन सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन बोलते हैं उस दिन, है ना? मैक्सिमम आवर्स के लिए सनलाइट होती है, दिन रहता है, और थोड़े से टाइम के लिए सिर्फ रात होती है, करेक्ट? जून सॉल्स्टिस कौन से डे को होता है? कौन से डे को होता है? ये तो पता होना चाहिए, पता होगा पहले से। कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से, दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल। चलो यहां पर आ जाओ दिसंबर में। दिसंबर में मिलेगा आपको दिसंबर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को। इसका मैं बता देती हूँ, ठीक है? इस दिन जो नाइट टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, डे टाइम बहुत शॉर्ट होता है। क्लियर? अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा इसके बेसिस पे हमें पढ़ने हैं कुछ ईयर्स के नाम। देखो यहां पर है ये ट्रॉपिकल ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल ईयर? द अर्थ रिवॉल्यूशन फ्रॉम वन स्प्रिंग इक्विनॉक्स बैक अगेन टू दैट स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज वन ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ लो। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है एटलीस्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया ना? ठीक है? नाउ बेटा इसके अलावा यहां पर एक और वर्ड पढ़ोगे आप जो कि इसके अभी पीछे है, मैं बता देती हूँ, साइड रियल ईयर, ठीक है? अब साइड रियल ईयर है वो यूजुअली एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमर्स उसको यूज करते हैं, ठीक है? क्या होता है वो बेसिस वो डिपेंड करता है स्टार्स पे। देखो हम जब अर्थ इस पूरे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो जब हम यहाँ पे सपोज मार्च के महीने में यहाँ पर है, राइट? तो इस पोजिशन पे इसके आसपास स्पेस में कुछ स्टार्स होंगे, है ना? वो पैटर्न हमको दिखाई देते हैं, करेक्ट? अब जब अर्थ धीरे धीरे रिवॉल्व करते करते मार्च से यहाँ आ गई जून में, तो बेटा वो स्टार्स का पैटर्न तो यहीं रह गया ना, वो स्टार्स का पैटर्न थोड़ी मूव कर रहा है हमारे साथ साथ, है ना? तो वो पैटर्न वहीं रह गया। अब जून के महीने में हमको यहाँ के पैटर्न दिखाई देंगे, सितंबर के मंथ में हमको यहाँ के पैटर्न दिखाई देंगे, ऐसे दिसंबर में वहां के, करेक्ट? सो जो नाइट स्काई में हमको जो स्टार्स के पैटर्न्स दिखाई देते हैं वो थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, तो जहां रिवॉल्व कर रही होगी जिस जगह पर वहां के पैटर्न दिखाई देंगे। क्लियर? सो इसी के बेसिस पे यहां देखो, द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्टार टू अराइज अगेन एट द सनसेट इज कॉल्ड साइड रियल ईयर। मान लो जून के मंथ में हमको एक पूरा पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देना स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट ईयर वो दोबारा जब दिखाई देना स्टार्ट होगा तो हम बोलेंगे वन साइड रियल ईयर कंप्लीट हो गया। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है? देखो आगे लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन द सोलर कैलेंडर। ट्रॉपिकल ईयर और साइड रियल ईयर दोनों ही सोलर कैलेंडर काउंट होते हैं, दोनों ही सोलर कैलेंडर हैं, पता होना चाहिए, ठीक है? द साइड रियल ईयर इज लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर बाय मेयर 20 मिनट्स। इसको मेजर किया गया है, तो जो ट्रॉपिकल ईयर है मतलब एक इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दोबारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स आने के लिए जितना टाइम लगता है उससे यहाँ पर 20 मिनट्स का ज्यादा टाइम मिला है, ठीक है? मूविंग अहेड, नाउ वन मोर साइंटिफिक हेरिटेज फॉर यू। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो पहले के टाइम के लोग थे जिनके पास इतने एस्ट्रोनॉमी वाले इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, है ना, इतने गैजेट्स नहीं थे, तो उन लोगों ने फिर भी नोटिस क्या किया कि जो ये सनराइज होता है या सनसेट होता है वो हमेशा एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता, कई बार
वो थोड़ा सा ईस्ट से हट के नॉर्थ की तरफ होता है, और कभी कभी थोड़ा सा ईस्ट से पीछे की तरफ साउथ की तरफ भी होता है। ठीक है, अब ये कब होता है ध्यान दो, ये एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट, ये एग्जैक्ट ईस्ट टू वेस्ट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विनॉक्स के टाइम पे। इक्विनॉक्स समझ में आ रहा है ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, उस टाइम पे ये एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट होता है। लेकिन अगर दिसंबर और जून में देखो तो जून में ये है, जून में थोड़ा सा ईस्ट से हट के नॉर्थ की तरफ यहां पर हो रहा है, और दिसंबर में थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ हो रहा है, साउथ की तरफ, है ना। अब इसको हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें बोला जाता है कि जो सूरज है यहाँ पर जून में अगर देखा जाए तो बोलेंगे सूरज अब दक्षिणायन की तरफ चला गया, और दिसंबर में बोलेंगे अब इस दिन के बाद, किस दिन के बाद, दिसंबर सॉल्स्टिस के बाद, जब वो सबसे छोटा दिन हो जाता है उसके बाद अब बोलेंगे अब सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ चला गया है, उत्तर दक्षिण, पता है ना। तो जब ये सॉल्स्टिस हो जाएगा दिसंबर सॉल्स्टिस, तो उस दिन के बाद अब बोलेंगे अब जो सन है वो धीरे धीरे उत्तरायण की तरफ जा रहा है। जब ये जून सॉल्स्टिस हो जाएगा तो फिर बोलेंगे अब सन जो है वो धीरे धीरे दक्षिणायन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों बोला गया, क्यों बोला गया पता है, इसको कैसे रटेंगे, रट लोगे क्या, देखो समझाती हूँ। यहां पर इस पिक्चर में बेटा सारी कहानी, यहां पे ध्यान से देखो, अगर इक्वेटर बनाते हैं, रुको इससे बनाते हैं, ये देखो ये इक्वेटर और यहां पर ये इक्वेटर, इधर पर ये इक्वेटर है ऐसे। अब यहां तो मैं नहीं बना रही हूं अभी, ठीक है चलो। सो ये है इक्विनॉक्स वाला दिन, सो यहां से सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर में पड़ रही हैं, यहां पर भी डायरेक्ट इक्वेटर में पड़ रही हैं। सो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, इधर पर ये आपका ईस्ट इधर है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है क्लियर, चलो अब समझते हैं। अब हमने क्या बोला, जब ये इक्विनॉक्स वाला टाइम होता है तो सनराइज एग्जैक्टली हमको ईस्ट से पता पड़ता है और वेस्ट की तरफ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा यहां देखो जून में डायरेक्ट सन रेज कहां फॉल हो रही हैं, इक्वेटर पे नहीं हो रही हैं, इक्वेटर पे नहीं हो रही हैं, इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ हो रही हैं, है ना। तो सन एग्जैक्टली ईस्ट से नहीं आ रहा, थोड़ा सा उससे ऊपर नॉर्थ से आपको राइज होता हुआ दिखाई देगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। सो यहां पर नॉर्थ से ये ऑलमोस्ट राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर देखो, यहां पर सन रेज अगर डायरेक्ट फॉल हो रही हैं तो इधर हो रही हैं दक्षिण साइड में, वेस्टर्न साइड में, है ना। तो यहां पर इक्वेटर जो एग्जैक्ट है उससे हल्का सा इधर पे, ये थोड़ा सा ईस्ट से नीचे, यहां से सनराइज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब जब ये विंटर सोल्स्टिस हो गया, वो छोटा वाला दिन खत्म हो चुका है, विंटर सोल्स्टिस खत्म हो गया, तो अब बोलेंगे अब ये जो अर्थ है वो इधर को मूव करेगी ना। तो अब हमारी इंडियन कल्चर में बोला जाता है अब सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब धीरे 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 सन ईस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ में चला जाएगा। एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। यहां पर जब जून सोल्स्टिस हो गया, फिर बोलते हैं कि अब ये धीरे धीरे अर्थ घूमेगी और अब सन जो है वो दक्षिणायन की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहां पर राइज होने वाले हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया। चलो, सो व्हाट वी गॉट टू नो आउट ऑफ ऑल दिस, वेट, चलो हियर वी गॉट टू नो दैट उत्तरायण का मतलब क्या है। उत्तरायण होता कब है, दिसंबर टू जून। दिसंबर जब आ जाएगा तो बोलेंगे भाई उत्तरायण अब स्टार्ट हो गया, दिसंबर सॉल्स्टिस। उसके बाद उत्तरायण स्टार्ट हो गया, और इससे होगा क्या, जो सन की एपरेंट मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। बेटा सन कभी मूव नहीं करता, पहले के टाइम पे लोगों का ऐसा लगता था कि सन मूव करता है, लेकिन सन नहीं मूव करता, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सो अर्थ का रिवॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि ऐसा लगेगा कि सन थोड़ा सा नॉर्थवर्ड चला गया। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरायण चला गया है। नाउ दक्षिणायन यहां पर जून टू दिसंबर होगा, और सन लगेगा कि वो साउथवर्ड जा रहा है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। Am I clear? बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ कमिंग टू लूनी सोलर कैलेंडर्स। बेटा नाम से पता पड़ रहा है लूनी, इसका मतलब यहाँ पे मून के फेजेस का यूज तो हो रहा है। नाउ हाउ कम सोलर कैलेंडर भी क्यों बोल रहे हैं इसको, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो दिस कैलेंडर प्राइमरीली यूजेस द मून्स फेजेस फॉर काउंटिंग डेज एंड द मंथ्स, but also make adjustment to stay in synchronization with the cycle of the seasons। मीन जो 365 डेज वाला हमारा कैलेंडर है उससे सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अब कैसे है एडजस्टमेंट, देखो जो अगर हम लूनी कैलेंडर को देखें तो लूनी कैलेंडर में क्या प्रॉब्लम है, वहां पर जो ईयर है वो 354 डेज में खत्म हो जाता है।
सो 11 डेज शॉर्ट पड़ जाता है हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर से, राइट? तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं यहाँ पर बेटा, हर 2 से 3 साल में इट सम्स अप टू 1 मंथ अप्रॉक्स एंड देन दैट 1 एक्स्ट्रा मंथ इज एडेड टू द कैलेंडर। क्या बोला मैंने? देखो, फर्स्ट ईयर में मान लो 11 डेज शॉर्ट पड़ गए, तो सेकेंड ईयर में कितने हो जाएंगे? 22 डेज। थर्ड ईयर आते आते कहीं बीच में जाके वो 1 मंथ एक्स्ट्रा बन जाएगा। यस, सो उस 1 मंथ को आफ्टर 2-3 ईयर्स एक एक्स्ट्रा मंथ यानी उसको अधिक मासा बोला जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है लूनी कैलेंडर में, राइट? सो व्हाट इट इज हैपनिंग, लूनी कैलेंडर है लेकिन इट इज मैचिंग अप टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर ऑल्सो, दैट्स वाई लूनी सोलर कैलेंडर्स। अंडरस्टूड? इजी है। चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर हैव यू एवर हर्ड, पक्का सुना होगा बेटे, यहाँ पर कुछ इंडियन जो नाम है हमारे मंथ्स के वो दिए हुए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अब इनको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हिंदी में याद करवाई दिया होगा, राइट? कोई बात नहीं, अभी आगे जाके और पढ़ेंगे इनको। इस पूरे में फोकस कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर फोकस है अमांत और पूर्णिमांत में। नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लूनी कैलेंडर जो कि हमारे इंडिया में हो सकते हैं। अमांत क्या होता है? नाम में सब कुछ छुपा है बेटा। अमांत, अमावस्या पे अंत, अमावस्या पे अंत। सो इस कैलेंडर में होता क्या है? मंथ स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून। सो अमावस्या इज न्यू मून, तो न्यू मून पे मंथ खत्म हो गया और उसके नेक्स्ट डे यानी उसके बाद जो फर्स्ट डे होगा उस दिन से नया महीना स्टार्ट हो गया, अमांत। पूर्णिमांत क्या होगा? सो पूर्णिमांत पे मंथ स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। सो फुल मून वाला जो था वो खत्म, उस टाइम पे मंथ खत्म और नेक्स्ट डे से आपका नया महीना स्टार्ट हो गया। Am I clear? चलो वन मोर हियर, द इंडियन नेशनल कैलेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 100% यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है? सो स्टे फोकस्ड। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ आवर इंडियन नेशनल कैलेंडर, ठीक है? पहली बात, यहां पर जो ईयर की स्टार्टिंग होती है वो होती है चैत्र से। किससे होती है? चैत्र के महीने से, यानी जो मार्च में पड़ता है, ठीक है? अब इसको देख के आपको लग रहा होगा ये लूनी कैलेंडर है, बट नो, आवर इंडियन नेशनल कैलेंडर इज अ सोलर कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। दिस इज अ सोलर कैलेंडर, ठीक है? अभी कैसे वो समझना है, गॉट इट? चलो, अब चैत्र के महीने में कौन से दिन से हम नया साल मानते हैं? इट इज जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? बताया था मैंने, 21 मार्च को। तो 21 मार्च के बाद 22, ये छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं आपको, 1, 2 जो बिग में लिखा हुआ है उसके नीचे छोटे नंबर दिख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द ग्रिगोरियन कैलेंडर। सो ग्रिगोरियन कैलेंडर वाली डेट है ना? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तो उसके नेक्स्ट डे यहां से 22 मार्च से हमारा चैत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एंड सो ऑन। क्लियर? सो हमें क्या पता पड़ा? द ईयर बिगिंस विथ 22 मार्च ऑन अ रेगुलर ईयर। नाउ व्हाट अबाउट लीप ईयर? लीप ईयर में क्या होगा बेटा? लीप ईयर में ये 22 मार्च जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह 21 मार्च से मंथ स्टार्ट हो जाता है, चैत्र स्टार्ट हो जाता है, बस इतना ही है। सो जो लीप ईयर होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर में, उस ईयर में यहाँ पर जो चैत्र होगा वो 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 22 की जगह। क्लियर? सो लीप ईयर 21 मार्च से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? नाउ फर्दर बेटा, यहाँ पर सिर्फ 30 या 31 डेज के जो मंथ होते हैं उसका कंसेप्ट है, यानी जो मंथ होगा वो या तो 30 डेज का होगा या तो 31 डेज का होगा, 28 डेज का कोई मंथ नहीं होता, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा फेवरेट 20 डेज का है वो नहीं होता, 30 या 31 डेज का होगा। अब कौन से महीने 31 डेज के होते हैं और कौन से 30 डेज के होते हैं? सो यहाँ पे बताया हुआ है, इन अ रेगुलर ईयर, हम रेगुलर ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। So in a regular year, the 2nd to 6th month have 31 days. So अगर हम मंथ को देखें तो ये है 12, है ना? तो यहां पर 2nd to 6th ये 5, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण एंड भाद्रपदा, these are the 5 months which are having 31 days. बाकी सारे के सारे क्या हैं? 30 डेज के हैं। क्लियर? Now what about leap year? बेटा लीप ईयर मैंने क्या बताया? लीप ईयर में जो मंथ है वो 21 से शुरू हो जाता है 22 की जगह, तो एक दिन तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया ना। तो लीप ईयर में ये पूरे के पूरे जो 6 हैं वो 31 डेज के होंगे, ठीक है? कब? लीप ईयर में। क्लियर? सो दिस मच यू शुड नो। एनी प्रॉब्लम? बस इतना ही समझना है इसमें। क्या क्या बताया मैंने? ये सोलर कैलेंडर है, ईयर स्टार्ट कब होता है? 22 मार्च को होता है, अगर लीप ईयर होगा तो 21 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। 30 या 31 डेज के मंथ होते हैं, 28 डेज का नहीं होता।
और कौन से मंथ 31 डेज के होते हैं? अगर रेगुलर ईयर है तो सेकंड से लेके 6 तक, अगर लीप ईयर है तो फर्स्ट के 6। करेक्ट। चलो मूविंग अहेड नाउ हियर, हैव यू एवर हर्ड? बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कैसे बना था, उसके लिए कौन सी कमिटी थी और इसको अडॉप्ट कब किया गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसके लिए एक कमिटी सेटअप हुई थी, कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी। क्या नाम था? कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जितने भी एग्जिस्टिंग कैलेंडर थे हमारे पास उस टाइम पे उन सबकी स्टडीज करी और उसके बाद हमें दिया एक यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर जिसको कि अडॉप्ट किया गया 21 मार्च, दैट इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स डे। सो 21 मार्च 1956 में। क्लियर? और इसके चेयरमैन कौन थे? बेटा इसके चेयरमैन थे मेघनाद साहा। मेघनाद साहा, ठीक है, ये ही वाज द चेयरमैन। उसके अलावा ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी रह चुके हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट ऑफ इंडिया हु स्टडीड स्टार्स एंड देयर टेम्परेचर। क्लियर? चलो, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज अबाउट आवर फेस्टिवल्स। बेटा इंडिया में जो इतने फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये आपने कभी नोटिस किया है? कभी भी सेम डेट में फॉल नहीं होते ग्रिगोरियन कैलेंडर की। लेट्स से इस मंथ अगर मान लो 15 अगस्त को रक्षाबंधन है इस ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो 1 अगस्त को ही पड़ जाए, है ना? ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्रिसमस के साथ नहीं होता। क्रिसमस डे भाई सबको पता है कि 25 दिसंबर को फॉल होगा, तो उसके लिए कोई कैलेंडर चेक नहीं करता, सबको पता है कि होगा। लेकिन हमारे इंडियन फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता। व्हाई? बिकॉज आर इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द ल्यूनी सोलर और ल्यूनी कैलेंडर, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द फेजेस ऑफ मून। और जहां पर ल्यूनी कैलेंडर या फिर ल्यूनी सोलर कैलेंडर आ गया, वहां पर क्या होगा? ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 डेज शॉर्ट पड़ जाता है ना। सो ऐसे में क्या होगा? जो ग्रिगोरियन कैलेंडर वाली डेट है वो मैच नहीं हो सकती। ठीक है, हैव अ लुक हियर। So many Indian festivals are tied to the phases of moon and hence they are based on either lunar calendar or lunar solar calendar. ठीक है, now because of this क्या होगा? They occur on different dates in the Gregorian calendar in the successive year. बेटा ये क्वेश्चन बहुत मैंडेटरी है, ये आपका एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी इवेंट, नॉट ओनली फेस्टिवल, अगर कोई भी इवेंट ल्यूनी सोलर कैलेंडर या फिर लूनर कैलेंडर के डेट के हिसाब से दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर कभी भी सेम डेट पे नहीं होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर की। पता पड़ गया ना क्यों? बिकॉज जो लूनी सोलर कैलेंडर होते हैं या फिर लूनर कैलेंडर होते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 डेज शॉर्ट होते हैं, तो वो टाइम लाइन मैच नहीं हो पाती। क्लियर? चलो moving ahead now here, these are the Indian months, right? Starting from Chaitra, our year starts from Chaitra. तो हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके मंथ से जरा मैच करके देखते हैं, है ना? यहाँ पर भी सो मार्च टू फरवरी। क्लियर? अब ऐसे कौन से फेस्टिवल हैं जो कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले आता है दशहरा। दशहरा हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा बेटा हम सेलिब्रेट करते हैं ऑलमोस्ट इन अक्टूबर, है ना? सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर, ज्यादातर अक्टूबर फॉल होता है। क्यों? बिकॉज ये फॉल होता है इन द मंथ ऑफ अश्विन, 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ अश्विन। सो दैट्स वाई सितंबर एंड अक्टूबर, है ना? डेट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट देख लो दिवाली। दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं हम? अक्टूबर नवंबर के बीच में। कभी भी सितंबर में दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती, ना तो दिसंबर में होती है। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रेट होती है ऑन अ न्यू मून डे, अमावस्या वाले दिन, कार्तिक के महीने में। ये दिवाली फॉल्स ऑन द न्यू मून ऑफ कार्तिक। ठीक है, इसके अलावा देखो बुद्ध पूर्णिमा, इट फॉल्स ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख। और क्या है? रक्षाबंधन, इट फॉल्स ऑन अगेन ऑन फुल मून डे। देखो फुल मून डे वाले कौन से हैं? फुल मून डे ऑफ श्रावण। रक्षाबंधन हमेशा फुल मून डे यानी पूर्णिमा जिस दिन होती है श्रावण के महीने में, तब रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और भी है होली ऑन द फुल मून डे ऑफ फागुन। फागुन यहाँ पर ये फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग, और होली भी हमेशा इसी टाइम पे होती है, हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? और बेटा ये इंडियन कल्चर में नहीं, जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है वहां पर भी फेजेस ऑफ मून का यूज होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज ईद, है ना? सो जो ईद उल फितर सेलिब्रेट होता है दैट इज आफ्टर द साइटिंग ऑफ द क्रीसेंट मून एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। जो उनके वहां रमजान का महीना होता है उसके बाद जो एंड में क्रीसेंट मून दिखाई देता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर। अगेन रिलेटेड टू द फेजेस ऑफ मून। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड नाउ हियर अ स्टेप फर्दर फॉर यू। बेटा ये जो हम इतने सारे हमने फेस्टिवल्स के नाम अभी देखे, ये क्योंकि फेजेस ऑफ मून पर डिपेंड करते हैं तो सेम डेट में फॉल नहीं होते, लेकिन कई सारे इंडियन फेस्टिवल ऐसे भी हैं जो सेम डेट में फॉल होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मकर संक्रांति। इनिशियल स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? आई होप यू विन द आंसर, 14th ऑफ जनवरी, है ना? उसके अलावा देख लो आप लोहरी है, पोंगल है, बैसाखी है, ये सारे सेम डेट में फॉल होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्या पता पड़ रहा है इससे?
बेटा ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो फेजेस ऑफ मून पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये सोलर कैलेंडर पे डिपेंड करते हैं इसलिए। ठीक है, देखो अ फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, वैसाखी, पोइला, बैसाख, पुथुंडू, these all follow the solar sidereal calendar। साइडरियल कैलेंडर कौन सा है ये बताया था मैंने, ट्रॉपिकल कैलेंडर, साइडरियल कैलेंडर। साइडरियल कैलेंडर वो है जो पैटर्न्स ऑफ स्टार पे डिपेंड करता है, राइट। एक पैटर्न ऑफ स्टार दोबारा जब अपीयर होगा पूरे एक साल के बाद, देन दैट इज द साइडरियल कैलेंडर। सो दीज फेस्टिवल्स हैपन ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट एवरी ईयर इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर किसके बेसिस पे है बेटा, वो भी सोलर कैलेंडर के बेसिस पे है, लेकिन ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या था, ट्रॉपिकल ईयर इज व्हेन अर्थ टेक्स वन फुल राउंड फ्रॉम स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू अनदर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, है ना। तो जो ट्रॉपिकल कैलेंडर है और जो साइडरियल कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम होते हैं क्या, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, कितना डिफरेंस होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चेक योर नॉलेज, कितना सुना है बेटा, साइडरियल कैलेंडर इज 20 मिनट्स अहेड ऑफ द ट्रॉपिकल कैलेंडर, है ना। अब ये फेस्टिवल डिपेंड कर रहे हैं साइडरियल कैलेंडर पे और हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है ट्रॉपिकल ईयर पे, तो 20 मिनट्स का वेरिएशन तो है, तो क्या होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये फिर वेरिएशन दिखाएगा। यस, तो होता क्या है ऐसे में, दिस कॉजेज द डेट ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन साइडरियल कैलेंडर टू मूव अहेड इन ट्रॉपिकल कैलेंडर। फॉर एग्जाम्पल मकर संक्रांति मूव्स अहेड बाय 1 डे एवरी 71 ईयर्स। तो देखो लगभग 71 ईयर्स के गैप में जाके ये जो फेस्टिवल्स हैं वो एक दिन आगे खिसक के जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा आजकल कई बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को सेलिब्रेट होती है ना, अभी आगे जाके 15 जनवरी ही सेलिब्रेट होगा। अंडरस्टूड, चलो मूविंग हेड। नाउ हियर वन मोर थिंग फॉर यू बेटा, दीज डेट्स ऑफ मेनी इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्जैक्ट लूनर फेज एट सनराइज। देखो हमने अभी देखा कि कई सारे फेस्टिवल जो है लूनर फेज पे डिपेंड करते हैं, लेकिन लूनर फेज पे भी एग्जैक्ट टाइम क्या है, सनराइज का, राइट। अब हमारे इंडिया में जो इतनी बड़ी कंट्री है, सनराइज तो अलग अलग टाइम पे हो जाता है, ईस्ट में और वेस्ट में कम से कम 2 घंटे का फर्क होता है, राइट। तो अगर 2 घंटे का फर्क हो गया तो ऐसे में होता क्या है, कई बार सेम हमारी कंट्री में सेम फेस्टिवल 2 अलग डेट में रिलीज होता है। ईस्ट वाले बोलेंगे भाई हमारा आज सपोज करो 14 को है, वेस्ट वाले बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो 15 को है। और आपने सुना भी होगा ऐसा, है ना, आप फोन पे अगर रिलेटिव से बात करो और कोई एक फेस्टिवल है, बोलते अच्छा आपके वहाँ 14 को लिखा हुआ है, हमारे वहाँ तो बता रहे 15 को है। सुना है ना ऐसा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो अब ऐसे में सिमेट्री लाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, ऐसे में सिमेट्री लाने के लिए टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली पब्लिशेस अ राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग सुना होगा आपने, है ना, पंचांग रिलीज होता है, तो उस पंचांग में सारे फेस्टिवल्स की डेट फिर एग्जैक्ट लिखी रहती है जो कि हम यूनिफॉर्मली सेलिब्रेट कर सकते हैं। करेक्ट, फिर हम उसी को फॉलो करते हैं ज्यादातर लोग। करेक्ट, चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। बेटा जो हमने मून के बारे में इतना डिटेल में पढ़ लिया है, मून क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, राइट। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं स्पेस में, बिकॉज दे ऑल हेल्प अस इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंटिफिक रिसर्च। ये पता है, ईजी है ये, है ना। उनकी वजह से हम इतनी 4G 5G अब तो 6G आ गया, वो सब यूज कर पा रहे हैं। हम नेविगेशन गूगल मैप का यूज कर सकते हैं, हम वेदर मॉनिटरिंग कर पाते हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे यूज हैं सैटेलाइट के। क्लियर। अब इसको भेजता कौन है बेटा, इंडिया में इसको भेज रहा है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो ये सैटेलाइट्स को भेजता है। अब इन सैटेलाइट्स को क्या हम लोकेट कर सकते हैं क्या, यस, इट इज वेरी इजी टू लोकेट। इन फैक्ट देखो, दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अपीयर एज अ टाइनी स्पेक मूविंग इन द नाइट स्काई। बेटा ये ऐसे टाइनी डॉट जैसे स्टार होते हैं, ऑलमोस्ट उसी टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड से जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑर्बिट अराउंड 800 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। बेटा अर्थ की सरफेस से ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर इनका ऑर्बिट ऑलमोस्ट सेट होता है, विच इज एक्चुअली नियर। ठीक है, अर्थ की सरफेस से देखोगे तो ये नियर ही है, वहां पर ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का काफी ज्यादा। तो अब इसमें होगा क्या, तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कितनी, दे रफली टेक 100 मिनट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। बेटा 100 मिनट कितना हुआ,
कितना हुआ 100 मिनट, 1 hour 40 minutes ओनली, 1 hour 40 मिनट्स में पूरा अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट करके आ जाता है। तो सोचो कितनी ज्यादा स्पीड होगी, है ना। तो वो स्पीड क्यों दी हुई है, सो दैट कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे को फॉल ना हो, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अपने ऑर्बिट में टिके रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टाइनी स्पेक है वो आपको एकदम बहुत फास्ट स्पीड से जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी भी करनी है। लेट अस आइडेंटिफाई, दिस इज द योर एक्टिविटी। क्या करना है यहाँ पर, here you have to go just before the sunrise or after the sunset to check out the clear night sky। कोई वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग या फिर ट्री और समथिंग लाइक दैट, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली यू शुड बी एबल टू सी द क्लियर स्काई। वहां पर आपको देखने हैं क्या, फ्लिकरिंग या फिर स्टेडी पॉइंट लाइट। एक पॉइंट लाइट दिखेगा आपको, हो सकता है लगातार चमक रहा हो सकता है ऐसे फ्लिकर कर रहा हो, ट्विंकलिंग कर रहा हो, राइट। और उसमें खास बात क्या होगी बेटा, वो बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा। वैसे तो स्टार्स भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं बेटा, मूव नहीं करते, मूव करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन ये जो फ्लिकरिंग जो लाइट पॉइंट है ये बहुत तेज मूव कर रहा होगा। तो अगर कोई फास्ट मूविंग स्पीड से आपको ऐसा कोई डॉट दिख गया, इसका मतलब वो सैटेलाइट है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर जो मोबाइल ऐप्स होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं जो कि इन सैटेलाइट्स की डिटेल प्रोवाइड करवाती हैं, उनके थ्रू भी चेक कर सकते हो कि भाई आपके एरिया में इस टाइम पे कौन सैटेलाइट है, तो आप इजीली लोकेट कर पाओगे। क्लियर, समझ में आया। चलो मूविंग अहेड नाउ हियर बेटा, हमारी इंडिया ने कौन कौन से ऐसे मेजर सैटेलाइट लॉन्च करी हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखो फटाफट से, द फर्स्ट वन हियर द कैटोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। क्या नाम है, कैटोसैट सीरीज, ठीक है। क्या काम करा इसने बेटा, ये करती है कैप्चर हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द अर्थ टू इंप्रूव मैप्स, प्लान सिटीज, हैंडल द नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। बेटा जो सीरीज है सैटेलाइट की, ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज आपको देती है, जिससे कि हम लोग नेविगेशन यानी मैप है, सिटीज की प्लानिंग है, उन सब पे वर्क कर सके, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मैपिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड भुवन। क्या है इस मैपिंग प्लेटफॉर्म का नाम, भुवन। वो इन पिक्चर्स का, इन इमेजेस का यूज करता है टू शो द टेरेन, सॉइल, लैंड यूज, वेजिटेशन एंड मेनी मेनी मोर ऑफ इंडिया। क्लियर। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट सैटेलाइट है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। बेटा नाम से पता पड़ रहा है, एस्ट्रो मींस एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये स्टडी करता है अबाउट द स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अगर कंफ्यूजन हो ना तो देखो, एक का नाम है कैटोसैट, एक का नाम है एस्ट्रोसैट। अब कैटोसैट को कार्टोसैट याद कर लो। अगर कार है तो क्या करेंगे उसे वो हेल्प करते हैं विद द इमेजेस इन मैप्स, नेविगेशन, है ना, कार से जाते नेविगेशन करते हैं। सो मैप्स, प्लान सिटीज, हैंडल द नेचुरल डिजास्टर एंड सो ऑन। और यहाँ पर एस्ट्रो नाम है, तो एस्ट्रो मतलब फिर एस्ट्रोलॉजिकल जो बॉडीज हैं, सो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज एंड द स्टार्स, उसकी ये स्टडी करता है। क्लियर। उसके अलावा और कौन सैटेलाइट पक्का सुना होगा, चंद्रयान 1, 2, 3, यस चंद्रयान है। और इसके अलावा आपके पास आदित्य L1 है जो कि सन की स्टडी करता है, राइट। मंगलयान है जो कि मार्स में भेजा गया है, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसरो और भी जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, उनको मोटिवेट करता है, और अगर उनके द्वारा कोई बनाई हुई सैटेलाइट है तो उसको भी लॉन्च करवाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आजादी सैट, इंस्पायर सैट 1, जुगनू। These are some of the name of satellites which are made by students, right? So this is the motivation. आगे जाके फ्यूचर में तुम भी काम करोगे, है ना। चलो मूविंग अहेड नाउ हियर अ स्टेप फर्दर। बेटा जितने भी सैटेलाइट की हमने अभी बात करी, वो सैटेलाइट हम ही नहीं, सारी की सारी कंट्रीज अपने अपने लिए भेज रहे हैं, राइट। अब उन सैटेलाइट का एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना काम करने का, मीन्स एक एक्सपायरी डेट तो होगी, एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देंगे, राइट। तो उसके बाद उन सैटेलाइट का क्या होता है स्पेस में, बेटा यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वो सारे ज्यादातर सैटेलाइट और उनके जो रॉकेट हैं वो सारे स्पेस में ही रह जाते हैं एज अ स्पेस जंक, विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग, ठीक है। हैव अ लुक हियर। So a lot of artificial satellites are being sent up in the space by many countries. So after their useful life, many of them and their rockets become the space junk or space debris. This debris is dangerous because it can collide with the working satellite also, right? तो वहाँ पे जो रॉकेट जा रहा है, जो सैटेलाइट दूसरी है, किसी से भी टकरा सकते हैं वो. So that's why it is a concerning thing. उसके अलावा small debris burns up in the atmosphere when it falls towards the earth. कुछ कुछ डेब्रीज ऐसी होती हैं जो अर्थ की तरफ फॉल होती हैं, तो अगर छोटी होंगी तो ये स्पेस में अर्थ के अंदर आते आते जल जाएंगी क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है. लेकिन अगर बड़ी होंगी देन इन दैट केस इट कैन क्रैश ऑन द ग्राउंड
Again, danger, right? So that's why countries are now working together to remove this dangerous debris from the space. Am I clear? चलो, moving ahead. Now here, the last scientist जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, कौन है ये? विक्रम अम्बललाल साराभाई. पक्का नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई, राइट? कौन थे ये? बेटा, विक्रम साराभाई a researcher in the space science and nuclear physics, and he is also known as father of Indian space program. ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इतने फेमस थे बेटा. इनके नाम पे यहां पर देखो, द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक पूरा स्पेस सेंटर इनके नाम पे है. कहां पर? त्रिवेंद्रपुरम में. किसके अंडर? इसरो के अंडर, ठीक है? सो दिस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर located in Trivandrum, the ISRO center that develops the rocket and launches the vehicle technology, and this is named after him to pay him respect. So he was the big scientist for India. Am I clear? Chalo. So with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept, but still having any doubt or facing any difficulty from this chapter, comment, I will revert back. उसके अलावा we'll meet soon for the NCERT solutions of this chapter because इसके question थोड़े से tough हैं. So see you there. Till then, take care and bye bye.